हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर थर्ड एसी हिंदी के पेपर में आप सभी बच्चों का 50 नंबर का पेपर होता है। मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो में टोटल 4 सवाल बताऊंगा। ये 4 सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो 45 नंबर कन्फर्म समझिएगा, क्योंकि 4 में से 3 सवाल आपको पेपर में आएगा। 5 नंबर का सवाल अगर आपको पढ़ना रहेगा जो MCQ के रूप में आता है, तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। तो आपको अगर पूरा पढ़ना है 50 में 50 लाना है, तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा एसी हिंदी सेमेस्टर थर्ड, उस प्लेलिस्ट पे जाइए। सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो 50 में 50 आप लोग कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 45 नंबर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है वो पूछा गया है सबसे पहले कि लिखित और मौखिक भाषा जो होता है इसके अंतर को आपको स्पष्ट करते हुए दोनों की विशेषताओं का यहाँ क्या करना है, वर्णन करना है। यानी लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है ये बताना है और दोनों की विशेषता भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते सबसे पहले क्या होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा एक जरिया है या फिर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से लोगों तक, अनेकों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा हमारे विचार, भावना और ज्ञान के संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इसे लगभग हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं मुख्यतः, जो मोस्टली बांटा जाता है। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। ये दोनों ही भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं, आधारभूत साधन है। बिना इसके लिए भाषा का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। लेकिन इनके उपयोग, संरचना और प्रभाव में क्या रहता है, महत्वपूर्ण अंतर दिखाया जाता है। जैसे अगर बात करें लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज की बात करें, तो लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, लिख कर प्रस्तुत करते हैं, और जिसे आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, समझा भी जा सकता है। यह स्थायी होता है, मतलब ये फिक्स्ड है हमारे पास, या परमानेंट बोल सकते हैं। और संरक्षित रूप में होता है, इसे हम संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं, जैसा पहला है स्थायित्व और संरक्षण। लिखित भाषा क्या है, स्थायी होती है। भैया ये हमारे पास क्या है, परमानेंट है, और इसे आप भविष्य के संदर्भ में, मतलब भविष्य में मान ली कभी जरूरत पड़ेगा तो आप इसे संरक्षित भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज हो गए, जो हमारी पांडुलिपियां होगी, जो हमारे पुराने ग्रंथ हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारे पास मानकीकरण। जैसे हम लोग जानते हैं कि लिखित भाषा में व्याकरण और शैली का इस्तेमाल होता है, और व्याकरण और शैली के जो नियम होते हैं उन्हीं का पालन करना हमें आवश्यक होता है। तो इसमें हमारे पास भाषा में स्पष्टता आती है और एक अनुशासन आता है। जैसे हमारे पास जो भी शैक्षणिक, मान लीजिए जो भी आपने एकेडमिक जीवन अपने जो भी पढ़ाई किया होगा, या जो भी मान लीजिए आपने रिसर्च किया हो, तो ये सब के सब को फॉलो करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर ग्रामर्स के रूल फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ पार्टिकुलर यहाँ पर नियम आते हैं। तो ये सब के सब किस में आते हैं, मानकीकरण में आते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास है विस्तार और गहराई। अगर हम बात करें तो लिखित भाषा का जो उपयोग है वो जटिल और जो विस्तृत हमारे विचार है उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का उपयोग आप क्या करते हैं, जितने भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स चीजें यानी जटिल जिसे बोला जाता है, और जो भी विस्तृत विचार है आप उनको व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारी साहित्यिक जितनी भी कृतियां, जिसमें महाभारत है, रामायण है, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें है भाषा का सौंदर्य। मतलब इसका यहाँ पर सुंदरता का बात किया जा रहा है कि लिखित भाषा में हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, छंद का, रस का और शैली का उपयोग करके इसकी जो साहित्यिक सौंदर्यता है, मतलब इसका जो गुण, मतलब इसका जो सौंदर्य है, उसको लगातार हम लोग प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। जैसे सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का आपको अद्भुत सौंदर्य सुनने को देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, भाषा का सौंदर्य। अगला पॉइंट है हमारे पास औपचारिकता। यहाँ पर क्या है, लिखित भाषा अधिक औपचारिक होती है, क्योंकि इसमें देखिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी दस्तावेज होगी या अनुबंध होगी, वहां पर वही शब्द लिखे जाएंगे जो उस चीज पे सूट करेंगे, ये नहीं कि आप अपने हिसाब कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर औपचारिकता भी हमें फॉलो करना पड़ता है। छठा पॉइंट है हमारे पास समय और स्थान की यहाँ स्वतंत्रता। अगर हम बात करें, आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए लेखक और पाठक अलग अलग समय स्थान पर, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर समय और स्थान की स्वतंत्रता रहती है। तो ये थे लिखित भाषा के कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा में, जिसे हम बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मौखिक भाषा वो है जिसे आप क्या करते हैं, किसी को बोलकर व्यक्त करते हैं, या जिसे आप सुनकर समझ सकते हैं। यह अस्थायी है, अस्थायी मतलब ये टेम्पररी है, और ये सहज होता है हमारे पास। अब मौखिक भाषा की देखिए कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहला विशेषता है क्षणिकता। जैसे
मौलिक जो मौखिक भाषा होता है वो अस्थायी होता है, मतलब टेम्पररी है, और ये बोलने के साथ ही समाप्त होता है। जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अभी आप पीछे वाला फिर भूलते चल रहे होंगे, क्यों आप उसे ध्यान से अगर सुनिएगा तो याद रह सकता है, अदरवाइज धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। तो इसे संरक्षित करना आप मुश्किल है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास हो सकता है रिकॉर्डर हो, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो दोस्तों के बीच मान लीजिए बातचीत हो गया या कोई भाषण हो गया, क्या आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो जल्दी? नहीं भैया, नहीं कर सकते। हर समय थोड़ी कैमरा लेके बैठे हो या फोन लेके बैठे हो, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें है सहजता और तात्कालिकता। मौखिक भाषा के विचारों को तात्कालिक रूप से व्यक्त किया जाता है, मतलब उसी क्षण पे व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा दैनिक वार्तालाप मतलब हर दिन का जो वार्तालाप होता है वो इसमें आता है। भावनाओं का प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या होता है, संप्रेषण होता है। मौखिक भाषा में क्या करते हैं, हम स्वर, उच्चारण और हाव भाव अपना उपयोग कर सकते हैं और अपने भावनाओं को क्या करते हैं, अधिक प्रभाव रूप से सामने पर व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए गुस्सा, खुशी, दुख को बोलकर या चेहरे के भाव को दिखाकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास लचीला व्याकरण। देखिए, जब हम मुंह से कोई चीज को बोलते हैं तो आपको मालूम है कि भैया इसमें व्याकरण को उतना आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लगभग यानी उच्चारण जो करते हैं वो लगभग सेम ही होता है। इसलिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए इसका व्याकरण जो रहता है लचीला रहता है। जैसे क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग यहाँ पर आता है हमारे पास। सीमित शब्दावली, मौखिक भाषा जो है अक्सर सरल होता है और सीमित मतलब जो लिमिटेड हमारे पास डिक्शनरी के वर्ड्स रहते हैं उसी का हम उपयोग करते हैं। जैसे रोजमर्रा की बातचीत मतलब नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो इसमें शामिल होता है। सीमितता मतलब मौखिक भाषा का उपयोग केवल तभी संभव है जब आपको एक ही समय जो वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला सुनने वाला एक ही समय स्थान पर कोई सामने अगर एक ही समय होना चाहिए, मतलब हम फोन पे बात करिएगा तो फोन पे सामने सुनने वाला तो चाहिए उसी समय पे, वरना कैसे हो सकता है, इसलिए इसका सीमितता रहता है। तो ये इसका कुछ हमने विशेषता बता दिया। अब देखिए इसी लिखित भाषा और मौखिक भाषा के कुछ लाभ और यहाँ पर सीमाएं। जैसे लिखित भाषा के लाभ पर बात करें तो इसका इतिहास, साहित्य और ज्ञान को हम संरक्षित करने का साधन होता है। किसी भी समय आप स्थान पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। औपचारिक होता है और स्थायी संप्रेषण के लिए उपयोग होता है, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे पढ़ने और लिखने का आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर त्वरित संवाद के लिए आप उपयुक्त नहीं रह सकते, तुरंत संवाद के लिए आप रेडी नहीं हो सकते। यहाँ पर मौखिक भाषा के इसी प्रकार कुछ गुण बताए हुए हैं, जैसे ये तात्कालिक होता है, तुरंत होता है और प्रत्येक संवाद के लिए उपयुक्त होता है। वहीं पर आप अपने स्वर, हाव भाव, अपने नजरिए से क्या कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सजीव रूप से सामने व्यक्त कर सकते हैं। और ये 3rd नंबर पॉइंट में बताया हुआ है कि अनौपचारिक होता है और सहज वार्तालाप के लिए प्रभावी होता है हमारे पास। अब इसकी भी देखिए कुछ सीमाएं हैं मौखिक भाषा के, जिसमें बताया गया इसको आप संरक्षित नहीं कर सकते, इसे संरक्षित करना कठिन होता है। जटिल विचारों और विवरण को व्यक्त करना कठिन हो सकता है। लिखित और मौखिक भाषा के पूरक संबंध जो होते हैं वो इस प्रकार बताए हुए एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना लिखित का मौखिक नहीं हो सकता, मौखिक के बिना लिखित नहीं हो सकता। लिखित भाषा स्थायी और संरक्षित अभिव्यक्ति प्रदान करती है, जबकि मौखिक उल्टा कर लीजिए, ये तात्कालिक और व्यक्तिगत संवाद उपयोग होती है। एक सभ्यता के विकास में दोनों का योगदान समान रूप से होता है। भाषा का लिखित तो मौखिक के रूप से हमारी समाज, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार के लिए अनिवार्य होता है। लिखित भाषा का उपयोग अगर हम साहित्य में, इतिहास में, दस्तावेज संरचना करते हैं तो वहीं पर जो मौखिक भाषा उपयोग होता है हमारे रोजमर्रा के जो जीवन के संवाद हो गए, भावनाएं हो गए, उनके संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए दोनों का उपयोग मानव जीवन को समृद्ध और क्या कराता है, परिपूर्ण बनाता है। तो याद रखिएगा ये वाला बात। अगला सवाल है हमारे पास, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भाषा का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ प्रकाश डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। तो इसका क्या होगा, भाषा का स्वरूप जो होगा हमारे पास, अगर बात करते हैं भाषा के बारे में, सबसे पहले छोटा सा इसका एक बात जान लेते हैं कि भाषा क्या है। एक मानवीय संचार प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं, विचार, भावनाएं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो विकास हुआ है वो समय के साथ हुआ है और इसके स्वरूप में मतलब इसका जो संरचना या स्वरूप बोलिए वो लगातार बदलते चलता जा रहा है, ठीक है। भाषा का स्वरूप और उसका विकास जो है हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और जो हमारी ऐतिहासिक परिवर्तन से प्रभावित होते रहता है। अब इसी भाषा का देखिए जो स्वरूप है, नेचर जो है, पहला ये क्या है, संचार का माध्यम होता है। हम भाषा का इस्तेमाल प्राथमिक जो स्वरूप संवाद होता है उसमें स्थापित करना होता है। यह व्यक्ति और जो समाज है हमारा, इसके बीच विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए आप दैनिक जीवन में बातचीत कर रहे हैं तो ये संचार का माध्यम के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है हमारे पास व्यवस्थित और संरचित। भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, मतलब भाषा का खुद का व्याकरण का नियम है, शब्दकोश है, ध्वनियों का संयोजन होता है। यह व्यवस्थित और एक क्या होता है, संरचित प्रणाली होता है। जैसे हिंदी में वाक्य रचना जो होती है वो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म से बनता है हमारे पास। अगला 3rd नंबर है प्रतीकात्मक, मतलब जब हम इसमें क्या करते हैं, भाषा में कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपने वर्तस्व, जैसे आपको मालूम है पुस्तक शब्द का प्रतीक जो होता है वो ज्ञान से हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक के रूप में इस्तेमाल होता है।
अगला चौथा नंबर पॉइंट है लचीला और परिवर्तनीय। भाषा समय के साथ क्या होता है, बदलती रहती है और हमारी समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें नए शब्द, भाव और शैली को ये लगातार अपनाते रहती है। जैसे मान लीजिए तकनीकी युग में हम हिंदी में क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेब पेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है ध्वन्यात्मकता, मतलब भाषा का स्वरूप जो है ध्वनि से निर्माण हुआ है और यह ध्वन्यात्मक हर भाषा का मूलभूत है। जैसे हम मानते हैं हिंदी में टोटल 44 ध्वनियां होती है हमारे पास। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो भाषा का जो स्वरूप होता है समाज और संस्कृति से लगातार प्रभावित होते रहता है। यह हमारी संस्कृति पहचान का क्या होता है, मुख्य अंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय जो संस्कृति का यह प्रतिबिंब होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव का। फिर भाषा का उत्तरोत्तर विकास यानी एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसका विकास हुआ, उस प्रकार बात है। जैसे हमने आदि मानव से हम लोग मानव बने तो किस प्रकार बने, हमारा भी तो विकास हुआ, उसी प्रकार यहाँ भाषा का भी विकास बात किया जा रहा है। जैसे आदिम भाषा जिसे हम प्रिमिटिव लैंग्वेज कहते हैं, तो प्रारंभिक मानव वही आदि मानव काल में भाषा का उपयोग संचार के लिए नहीं बल्कि संकेत और ध्वनि के माध्यम में भाव प्रकट करने के लिए किया था। लेकिन शब्दावली का विकास जो हुआ वो सीमित था और भाषा का स्वरूप जो था वो बेहद ही सरल था। ध्वनि भाषा के बारे में बात करें, फोनेटिक लैंग्वेज के बारे में, समय के साथ क्या हुआ, ध्वनियों का संयोजन शब्दों में परिवर्तन हुआ और भाषाएं संरचनाएं उभरने लगी और शब्दों के जो अर्थ हो चुके वो एक निश्चित अर्थ हमें होने लगे। शब्दावली का विस्तार होने चला, एक्सपेंशन ऑफ वोकेबुलरी हो गया हमारे पास कि यहाँ पर मनुष्यों ने क्या किया, अपने अनुभव और ज्ञान से क्या किया व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों और वाक्यों का क्या क्या निर्माण किया, जिससे विभिन्न विषय और क्रियाओं के लिए नए नए शब्द बने। जैसे प्रकृति से जो संबंधित शब्द थे, सूरज, पानी, हवा, ये सब शब्दों का यहाँ पर निर्माण हुआ। अगला बात करें तो लिखित भाषा का जो विकास हुआ, क्या हुआ, मानव ने संकेतों और चित्रों से शुरू करके लिपि का आविष्कार किया। लिपि मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है जिसे हम कोई शब्दों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का इस्तेमाल होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। तो लिखित भाषा ने क्या किया, ज्ञान को संरक्षित करने के लिए आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में से मदद की। जैसे हमारी सिंधु घाटी की सिंधु घाटी हो गया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हो गया, जो हमारे प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि हो गया, ये सब की सब लिपि थी हमारी। अगला है पांचवा नंबर पॉइंट, क्षेत्रीय और जो हमारी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ, रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेजेस। देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जो सामाजिक और भौगोलिक बदलाव के साथ भाषाओं का जो क्षेत्रीय रूप है वो विकसित हुआ धीरे धीरे। समय के साथ ये जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो विकसित होकर भाषाओं में क्या भी परिवर्तित हुई। उदाहरण जैसे संस्कृति से हिंदी बना, बंगाली, मराठी, ये सभी चीजों का यहाँ से निर्माण हुआ था। छठा नंबर पॉइंट है आधुनिक भाषा का विकास, मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसका विकास। जैसे बात किया जा रहा है कि आधुनिक युग में भाषा ने क्या किया, तकनीकी जो शब्दावली है और वैश्विक संपर्क के कारण नए नए शब्दों को अपनाया। भाषाओं का वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान लगातार बढ़ा, जैसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी मिश्रण जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। अब डिजिटल युग में अगर बात करें तो इंटरनेट और तकनीक विकास कारण भाषाओं के स्वरूप में तेजी से बदलाव है। जैसे सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म में ईमेल है, टेक्स्ट संदेशों में जो भी व्हाट्सएप है, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, या इमोजी का लगातार उपयोग बढ़ रहा है। जैसे आपने LOL, लॉट्स ऑफ लव शॉर्टकट में इस्तेमाल करते हो। अब क्या क्या कारण रहे भाषा के विकास में, क्या क्या चीज कारण रहे बताएं। पहला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है कि इसमें क्या है, सामाजिक परिवर्तन। हमारे समाज में होने वाले बदलाव के अनुसार जो नई शब्दावली है और अभिव्यक्ति लगातार जन्म लेती रही। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, विभिन्न हमारी संस्कृति है देश में, तो संस्कृतियों के संपर्क से हमारी भाषा समृद्ध होती है। जैसे भारत में पारसी, अरबी, तमाम प्रकार के यहाँ पर शब्दों का यहाँ पर प्रभाव रहा था हमारे पास। फिर तकनीकी प्रगति मतलब टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ उससे क्या क्या फर्क पड़ा कि जैसे तकनीकी विकास के साथ नई शब्दावली और अभिव्यक्ति के रूप बदले, जैसे कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो नई नई शब्दावली और अभिव्यक्ति के रूप यहाँ हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पॉइंट में जिसमें भौगोलिक विस्तार की बात किया जा रहा है, भाषाओं का क्षेत्रीय जो स्वरूप होता है वो उनके भौगोलिक विस्तार और अलगाव से प्रभावित होता है। जैसे हिंदी की विभिन्न बोलियां जो होती है, इसमें अवधी, ब्रजभाषा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। राजनीतिक और इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण ने क्या किया, भाषा के स्वरूप और विकास पर इसका क्या डाला, गहरा प्रभाव डाला, जिस वजह से क्या हुआ, भाषा का स्वरूप जो है वो लचीला और परिवर्तनशील है। यह हमारी मानव सभ्यता के हिसाब से क्या विकसित होते चला गया और इसके विकास का क्रम आज भी जारी है, ठीक है, अनवरत ही जारी रहता रहेगा। तो प्राचीन काल में जो हमारी भाषा है वो संकेतों और ध्वनि पाए थे, लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, भाषा ने लिखित और साहित्यिक प्राप्त किया और जो वर्तमान युग है उसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी और डिजिटल माध्यम से अधिक ये प्रभावित हुए। भाषा केवल सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारी संस्कृति, इतिहास और समाज की धरोहर है। इसका उत्तरोत्तर विकास जो यह दर्शाता है कि भाषा जो है वो मानव सभ्यता की विकास प्रगति का क्या एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके बिना, आधार के बिना तो काम हो नहीं सकता हमारे पास। तो भाषा के बिना मानव सभ्यता का हमारा प्रगति जो वो दर्शाया नहीं जा सकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास।
अगला सवाल है, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। स्पष्ट उल्लेख करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ठीक है। राजभाषा अलग चीज होता है, राष्ट्रभाषा अलग चीज होता है। आइए जानते हैं क्या अंतर होता है। तो वह भाषा जिसका उपयोग हम राज्य के कार्यों में करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, यह राजभाषा। यानी जब हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल राज्य के कार्यों में करते हैं, इसलिए हम इसे राजभाषा बोलते हैं। अगर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह राजभाषा भी कहलाने का अधिकारी है। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा कहना गलत नहीं है, लेकिन कह सकते हैं संविधान के द्वारा से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहते। तो जहां तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, तो यह केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिसकी एक बोली होती है। लेकिन जैसे हिंदी खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली राजस्थान में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि की प्रतिष्ठित आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली जो है वो आदर्श भाषा बनने के लिए उन्नत होकर महत्वपूर्ण अंग बन जाती है, तो ये पूरे देश या पूरे राष्ट्र की क्या होती है, भाषा परिवार क्षेत्रों में इसका जो उपयोग होता है वो जितने भी हमारे सार्वजनिक मतलब पब्लिक जितने भी काम होते हैं उनमें आदि में इस्तेमाल होने लगता है। तो वह राष्ट्रभाषा की पद पाया जाता है, मतलब हर जगह जब इस्तेमाल होने लगेगा तो यह राष्ट्रभाषा बन जाएगा। तो हिंदी को धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हो रहा है। वह अपने परिवार के अहिंदी प्रांतों तथा अन्य जितने भी परिवार के प्रांत हैं उनमें धीरे धीरे व्यवहार में आता चला जाता है। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों के घर में बोली जाती है लगभग हमारे भारत में, और सबसे सरल है, समझने में से कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यह हर लगभग घर में सभी बोला जाता है। पूरे यूरोप में जैसे फ्रेंच को यही स्थान प्राप्त था, व्यापार आदि क्षेत्र में अंग्रेजी है, और आज विश्व में हमारा भाषा या विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, किसी बोली की परम जो सीमा होती है उसका किसी रूप में यहाँ पर विश्व भाषा होना ही है। मोटे तौर पर राजभाषा और जो राष्ट्रभाषा के बीच अंतर लिखेंगे तो राष्ट्रभाषा क्या है, किसी भी राजभाषा जो है किसी भी राज्य के राजकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा बोलती है। राष्ट्रभाषा जो है संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है या आदर पाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अगला पॉइंट यह बताया हुआ है कि राजभाषा को जो है संवैधानिक मान्यता रहती है, मतलब उसे बेसिकली संवैधानिक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रभाषा सार्वजनिक, मतलब लोगों का मत मिला हुआ कि भैया ये लोग बोलेंगे इसको। राजभाषा का जो स्वरूप होता है वो कार्यालयीय भाषा के रूप में होता है, मतलब ऑफिशियल वर्क में होता है। राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप होता है वो कार्यालयीय नहीं होता, ऑफिशियल सिर्फ नहीं रहता है। राजभाषा में विशेष स्वीकृत शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब इसमें सिर्फ कुछ स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। राजभाषा में विभिन्न भाषाओं को सहज रूप से आप क्या कर सकते शामिल कर सकते हैं। राजभाषा का जो स्वरूप होता है वो लचीला नहीं होता। राजभाषा के जो शब्द होते हैं वो मानक होते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का रूप ऐसा दृढ़ नहीं होता। यह विकसित भाषा है और इसका विकास जो होता है एक क्रम से होता है, मतलब सीरियल वाइज इसका क्या होता है, लगातार विकास होते रहा है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि राजभाषा और राजभाषा से पर्याप्त अंतर है। राजभाषा भी राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर लेता है या फिर राष्ट्रभाषा भी राजभाषा रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो लगभग दोनों क्या है, एक ही बोल सकते हैं, बस संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त नहीं के रूप में जान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है जो पूछा जाएगा पेपर में। अगला सवाल है, भाषा की परिभाषा दीजिए और भाषा के जो विभिन्न हमारे पास विशेषताएं होती है उनका भी आपको उल्लेख करना है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ भाई भाषा क्या होता है। भाषा एक हमारे पास सजीव प्रणाली है जिसके माध्यम से हम सभी मानव अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, कल्पनाएं, संदेश एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। यह एक सांकेतिक प्रणाली होती है जिसमें हम शब्द का, ध्वनि का, वाक्य का, रचना का और व्याकरण के माध्यम से यह प्रभावी होता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से हम अपने बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह केवल संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, परंपरा और जो भी हमारे समाज का प्रतिबिंब भी होता है। याद रखिए, यानी ये आपका इमेज भी होता है कि आपका समाज कैसा बताता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं बात करें तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का वाहक है। अगर हम बात करें नोम चॉम्स्की की, तो भाषा वह साधन है जिससे मानव अपने अनंत विचारों को क्या करता है, सीमित शब्दों में व्यक्त करता है। तीसरा हमारे पास है भाषा की विशेषताएं के बारे में बात की जाए तो ये इसमें सामाजिक माध्यम बताया जा रहा है कि भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है। यह मनुष्यों को क्या करता है, आपस में जोड़ने और जो हमारी सामूहिक गतिविधि होती है उनमें भाग लेने का अधिकार देता है। जैसे सामूहिक मान लीजिए कोई प्रार्थना हो गया, जैसे कोई बैठक हो गया, चर्चा हो गया, इसमें भाषा का क्या होता है, योगदान रहता है। अगला है संचार का साधन। आपको अपने विचार, भावनाएं और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का यहाँ पर उपयोग होता है। इसमें भाषा जो शब्द का सबसे प्रभावी माध्यम है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित। जिससे व्यापार में समझौते होते हैं, परिवार में संवाद भी होते हैं।
अगला पॉइंट है ध्वन्यात्मकता। हम लोग भाषा में क्या करते हैं, ध्वनियों का विशेष महत्व रहता है। ये ध्वनि ही बेसिकली क्या करते हैं, उसे अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं और वाक्य बनाने का काम करते हैं। प्रत्येक ध्वनि के पीछे एक अर्थ होता है, जैसे जल का अर्थ होता है पानी, ठीक है। पारंपरिक के रूप में बात करें तो भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो गया और ज्ञान का भी संचरण होता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो संस्कृत भाषा का जो प्रभाव है वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर हमेशा रहा है। रचनात्मक के बारे में बात करें तो भाषा में जो हमारी असीमित विचारों को क्या भाषा के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे असीमित विचार है उनको व्यक्त करने की यहाँ पर क्या होती है, क्षमता होती है। हर नई परिस्थिति हम क्या कर सकते हैं, नए शब्द और यहाँ पर वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण पे बात करें, विज्ञान और तकनीकी शब्द जैसे ईमेल हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इसमें आएगा। फिर लचीलापन, जैसा समय, स्थान और समाज के अनुसार भाषा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी शब्द का जो समावेश होता है उसे क्या कहते हैं भैया, मॉडर्न। आप इसमें एग्जांपल रख सकते हैं, मॉडर्न मोबाइल रख सकते हैं हमारे पास। अभिव्यक्ति की शक्ति होती है, मतलब भाषा के माध्यम से जो भी जटिल शब्द विचार या जटिल विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कविताएं, कहानी, संवाद, नाटक आदि के यहाँ के रूप में यहाँ पर शामिल नहीं आती है। प्रतीकात्मक भाषा में देखिए जो शब्द प्रतीक के रूप में होते हैं, जैसे लाल रंग खतरे का होता है। शब्द और उनके अर्थ जो है वो समाज द्वारा लगाए गए होते हैं, स्वीकार किए गए होते हैं। संगठन के रूप में बात करें तो भाषा क्या है, व्यवस्थित है और संगठित होती है। इसमें व्याकरण के जो नियम होते हैं और शब्द की जो संरचना का पालन होता है। जैसे वाक्य संरचना में राम क्या खाता, फल खाता है, तो विषय में क्या होगी, विषय है, क्रिया है, यहाँ कर्म शामिल होता है। विकासशीलता के ऊपर बात करें तो भाषा जो है समय के साथ विकसित होती है। जैसे पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी में क्या होता है, शब्दावली का अंतर होता है। नई पीढ़ी की आवश्यकता और परिवर्तन के अनुसार इसमें क्या होता है, नए शब्द जुड़ते रहते हैं। अब ये था भाषा की विशेषताएं में। अब भाषा की जो प्रकृति होती है बताया गया कि आधिकारिकता होती है। भाषा का जो मानकीकरण किया जाता है, जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। भिन्नता बात करें तो अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, विभिन्न संस्कृति समाज के लोग मिलेंगे और उनमें से सब अपने अपनी भाषाओं की विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, विभिन्नता दिखाया जाता है। तो हिंदी की जो विभिन्न बोलियां उसमें ब्रज है, अवधि ये आते हैं। तो भाषा जो है बेसिकली अगर ओवरऑल बात करें हम लोग निष्कर्ष के ऊपर, तो भाषा जो है हमारे मानव जीवन का क्या एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारे संवाद अभिव्यक्ति माध्यम है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और हमारे ज्ञान का भी वाहक है। ज्ञान को भी एक स्थान से, एक व्यक्ति से अनेक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भाषा की विशेषताएं इसे अद्वितीय और क्या बनाती है, सजीव बनाती, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और आप सभी बच्चों का एसी हिंदी सेमेस्टर 3 का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने बता दिया इस वीडियो में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब करें, शेयर करने में तो कमी बिल्कुल ना करें। और आप सही बच्चों को पूरा प्ले सेक्शन पे वीडियो बना हुआ है, अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो 50 में 50 आपका पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेष एग्जामिनेशन के लिए।